हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज। मैं हूं दिलीप। आज के वीडियो में हम जानेंगे वेलफेयर स्टेट क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है। तो इसकी मीनिंग से शुरू करते हैं। द स्टेट व्हिच अश्योर्स ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल इट्स इंडिविजुअल्स इज नोन एज ए वेलफेयर स्टेट। एक देश यानी कि एक राज्य जो कि उसकी अंदर रहने वाली हर एक व्यक्ति को न्यूनतम सुविधाएं जो प्रोवाइड करवाता है, वो अश्योर करता है कि हर एक सुविधाएं वो देगा जो कि एक इंडिविजुअल को जीने के लिए चाहिए, तब उस राज्य को वेलफेयर स्टेट कहा जाएगा। वेलफेयर स्टेट को हम सुन के ये फील कर सकते हैं कुछ यानी कि कुछ अच्छा ही करता है। जो राज्य अपनी हर एक इंडिविजुअल के लिए, उसके अंदर रहने वाली हर एक इंडिविजुअल के लिए अच्छे काम करता है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उस राज्य को वेलफेयर स्टेट कहा जाएगा। और वो राज्य अपनी व्यक्ति की यानी कि उसके जो पॉपुलेशन है उसके अच्छाई के लिए हर एक व्यक्ति को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहने का क्या मतलब है, यानी कि वो उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा, फूड, शेल्टर और जो एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाएगा। वेलफेयर स्टेट इज ए पॉजिटिव स्टेट। ये जो वेलफेयर स्टेट है ये एक पॉजिटिव स्टेट है, क्योंकि ये अपनी जो इंडिविजुअल्स है यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी अच्छाई के लिए काम कर रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए वेलफेयर स्टेट टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू इट्स इंडिविजुअल्स। ये जो वेलफेयर स्टेट है इसकी ये ड्यूटी है, उसकी जो इंडिविजुअल्स है उन्हें प्रोवाइड कराए, यानी कि उनके पास पहुंचाए। क्या पहुंचाए? सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि जो सामाजिक और अर्थनैतिक यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी उन्हें मिले। हर एक व्यक्ति को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दिलाने की इसकी जो वेलफेयर स्टेट है इसकी ड्यूटी है। ये इट बिलीव्स इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जिस इकोनॉमी में वो ये दोनों के दोनों यानी कि जो सरकारी और जो प्राइवेट एजेंसी है, सारे चीज़ें देखने को मिलता है। जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट चीज़ें भी हो और प्राइवेट चीज़ें भी हो, जितनी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट चीज़ों को दिया जाता है उतना इम्पोर्टेंस प्राइवेटाइजेशन को भी दिया जाता हो, उस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। डेमोक्रेसी इज बेस ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट की बेस यानी कि जो आधार है वो डेमोक्रेसी है। अगर एक स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, वहाँ वेलफेयर स्टेट उसको कहना शायद उतना ठीक नहीं होगा। अगर एक ऑटोक्रेसी, अगर एक डिक्टेटरशिप कहीं चल रहा है किस देश में, तो वो जो डिक्टेटर है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी हर एक इंडिविजुअल हमेशा खुश रहे। वो सिर्फ अपने आप की यानी कि खुद की सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देगा। तो डेमोक्रेसी जहाँ होगा वहाँ वेलफेयर स्टेट, उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहने की एक लॉजिक, एक सेंस बनता है। इट ट्राइज टू अचीव बेस्ट सर्विस, बेस्ट स्टैंडर्ड एंड ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर इट्स इंडिविजुअल्स। एक वेलफेयर स्टेट अपनी व्यक्तियों के लिए, अपनी जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उसके लिए हर एक सुविधाएं देने की कोशिश करेगा, उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेगा, उसके लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम कंडीशन यानी कि जो उसके लिए अनुकूल अनुकूल परिस्थितियाँ क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेगा। इन 1948 1948 में द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इशूड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1948 1948 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो इशू किया गया था, जारी किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसकी जो आर्टिकल्स थे 21 से लेकर 29 तक, वो क्या करते हैं? कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। उन आर्टिकल्स को एक वेलफेयर स्टेट की बेस कहा जा सकता है। ये जो यूडीएचआर की 21 से लेकर 29 यानी कि 21 से लेकर 29 तक जो भी धाराएं थी, उन सारी धाराओं को वेलफेयर स्टेट की बेस कहा जा सकता है। अब इसकी कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट को
जो उसकी फंक्शन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है कंपलसरी और दूसरा है ऑप्शनल। कंपलसरी यानी कि जो करना ही चाहिए उसे, वो करने के लिए बाउंड है। ऑप्शनल चाहे तो वो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। कंपलसरी क्या है देख लेते हैं। पहला है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। It is the fundamental duty of a welfare state to provide a peaceful, healthy, and safe life to its people and to maintain law and order. एक वेलफेयर स्टेट की ये फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी ड्यूटी है कि वो अपने जो देश के अंदर यानी कि स्टेट के अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखे, यानी कि जो आइन और कानून है उस चीज़ को मेंटेन करके रखे, ताकि कोई भी किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूट कभी भी देखने को नहीं मिलना चाहिए उसे। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड पीसफुल हेल्दी, जो है उसको उसमें पीसफुल होना चाहिए, यानी कि जो देश में जो भी रहते हैं वो शांति से रहे, खुशी से रहे, हेल्दी रहे और सेफ भी रहे उसकी सारे पॉपुलेशन। इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इट। ये जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर एक राज्य में लॉ और ऑर्डर सही तरह से मेंटेन होता है तो इंडिविजुअल आराम से वहाँ डेवलप कर सकता है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट इज़ नेसेसरी एंड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए वेलफेयर स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक जो वेलफेयर स्टेट है उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है। क्या? टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो व्यक्ति है, व्यक्तियों की उनकी जीवन और उनकी जो स्वतंत्रता उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। इफ ए स्टेट फेल्स टू मीट इट, अगर कोई भी राज्य ये करने में असफल रहता है, द सोसाइटी विल कन्वर्ट इनटू जंगल लॉ, यानी कि वो जो समाज है, वो जो स्टेट है, वो जंगल लॉ रूल में बदल जाएगा। कैसे? अगर वहाँ लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी सेफ नहीं होगा तो कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी के साथ बुरे हरकत करेगा, जो कि जंगल में पशु यानी कि एनिमल्स करते हैं वही बन जाएगा यहाँ। तीसरा है डिफेंस। एवरी वेलफेयर स्टेट नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेंटी, जियोग्राफिकल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हर एक वेलफेयर स्टेट को अपनी जो सोवरेंटी यानी कि सार्वभौमत्व है, यानी कि जो सुप्रीम पावर है उसको कायम रखना चाहिए। उसको हर एक सिचुएशन में अपनी ऊपर किसी को हावी नहीं होना देना चाहिए, यानी कि उसके पास खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए खुद की पास पावर होना चाहिए, ना कि कोई और देश या फिर कोई भी एक्सटर्नल थिंग हो जो उसके लिए कोई भी रूल बनाए या फिर कोई भी उसकी सुप्रीम पावर कोई ना छीने। ये हमेशा कोशिश करना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट को। और एक वेलफेयर स्टेट हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उसकी जो जियोग्राफिकल यूनिटी है और इंटीग्रिटी है वो हमेशा कायम रहे। A state forms a strong military force to eliminate an external enemy attack, war, infiltration, threat or to defense threat. एक देश हमेशा क्या करना चाहता है, उसके पास एक मिलिट्री फोर्स रखना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स जो कि उसे क्या करेगा, एक्सटर्नल एनिमी अटैक से प्रोटेक्ट करेगा और वार की सिचुएशन में उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा और कोई भी थ्रेट उसके ऊपर आए तो उससे उसे बचाएगा। चौथा है इंटरनेशनल रिलेशन। ए स्टेट शुड मेंटेन बेटर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर इट्स डेवलपमेंट एज वेल एज सेफ्टी। एक देश को हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर रखना चाहिए दूसरे देश के साथ, ताकि वो अपनी आप की डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए, यानी कि उसकी डेवलपमेंट में कभी कमियां ना आए और उसकी सेफ्टी भी हमेशा कायम रहे। अगर हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं तो हमारी जो आउटर बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर जितने भी देश है, हम कोशिश करें कि उनके साथ
एक अच्छा रिलेशन हो, ताकि हमें कोई भी कभी भी हमारे ऊपर अटैक ना करे और हम हमेशा खुश रहें, उनके साथ ट्रेड अच्छे से कर पाए और हमारी डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाए। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। टू प्रोवाइड जस्टिस टू इट्स पीपल इज द प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ ए स्टेट। एक देश को अपनी हर एक इंडिविजुअल की, अपनी हर एक पॉपुलेशन की, व्यक्ति की जो उसको जस्टिस प्रोवाइड करना उसकी सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एक देश को अपनी सारे व्यक्तियों को, यानी कि उसकी जो अंदर रहने वाली सारे पॉपुलेशन को जस्टिस प्रोवाइड करना एक महत्वपूर्ण काम है एक देश का। फ्रॉम सेटिंग ए बेस्ट डेफिनेशन ऑफ क्राइम टू प्रोवाइडिंग पनिशमेंट फॉर क्राइम इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेट। एक देश को क्राइम क्या है, कौन सी चीज़ को क्राइम कहा जाएगा और कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है, इसके लिए एक बेस्ट डेफिनेशन बनाना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी तरह की डिस्प्यूट ना हो, जिसमें कोई भी जो गलत काम करने वाला आदमी वो छूट जाए या फिर कोई सही काम करने वाला आदमी पनिशमेंट पाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्राइम क्या है उसके लिए एक बेस्ट डेफिनेशन बनाना चाहिए एक देश को, और उस क्राइम के आधार पर कौन से व्यक्ति को कितना पनिशमेंट देना चाहिए, ये भी एक देश का काम है, ये भी एक देश करना चाहिए। तो अगर ये सब करता है तो एक देश अच्छे से चल सकता है। तो ये तो थे हमारे जो कंपलसरी वर्क ऑफ ए कंपलसरी फंक्शंस ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। अब देखेंगे हम इसकी जो ऑप्शनल वर्क्स है, यानी कि ऑप्शनल फंक्शंस है, उसको। अब जो ऑप्शनल फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाला है, हो सकता है आपको ये सुनकर पता लगे, आपको ये सुनकर ये लगे कि ये तो कंपलसरी होना चाहिए था, ये ऑप्शनल क्यों है, और वो ऑप्शनल क्यों है मैं आपको वो सूचित करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। पहला है एजुकेशन। आपको लगता होगा एक देश को तो एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहिए, उसकी हर एक इंडिविजुअल को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, ये तो एक देश का फंडामेंटल ड्यूटी है, पर ये ऑप्शनल में क्यों रखा गया है, देखते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन टू पीपल। हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को मोरल यानी कि नैतिक और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। इट डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ ए स्टेट। एक स्टेट की जो कैरेक्टर है उसको ये डिफाइन करता है। कैसे? अगर उसकी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होंगे तभी वो कुछ अच्छे काम करेंगे, अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो बुरे काम करेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है। तो एजुकेशन देना एक तो इम्पोर्टेंट काम है एक स्टेट का, पर ये ऑप्शनल क्यों है? मान लो हमारे पास, हमारी जो इंडिया है इसके अंदर जो भी एजुकेशन हमें दिया जा रहा है, ये जो हमारे जो पहले जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम थी अब तो वैसा नहीं है, ये तो चेंज हो गया, ये तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास। हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता है और पहले की में एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता था, तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम जो है वो हर एक देश में, चाहे एक वेलफेयर स्टेट हो या ना हो, हर एक देश में एक जैसा नहीं है। तो ये एक ऑप्शनल वर्क है एक देश की कि वो अपने एजुकेशनल सिस्टम को कैसा करवाए। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हेल्थ यानी कि जो उसके जो पॉपुलेशन है, एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना एक देश का तो पहला काम होना चाहिए। तो ये ऑप्शनल कैसे है? एन इंटेलेक्चुअल माइंड डिपेंड्स ऑन हेल्दी कंडीशन। एक इंटेलेक्चुअल माइंड एक हेल्दी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर कोई भी एक व्यक्ति हेल्दी है, फिजिकली वो अगर हेल्दी है तो वो कुछ अच्छा सोच सकता है। तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल माइंड वो कैसे बनेगी? अगर वो फिजिकली पूरी तरह से फिट होगा। तो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हेल्प ए स्टेट फॉर इट्स डेवलपमेंट। एक देश को आगे ले जाने के लिए, एक देश की डेवलपमेंट के लिए इंटेलेक्चुअल माइंड की बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ ऑप्टिमम सिचुएशन हेल्प कंडीशन आर, माफ़ कीजिए यहाँ हेल्थ होना चाहिए था। इफ़ ऑप्टिमम हेल्थ कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू पीपल, द नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल माइंड्स विल इंक्रीज।
अगर जो ऑप्टिमम कंडीशन यानी कि अच्छी सुविधाएं, अगर अच्छी कंडीशंस एक देश में लोगों को मिले तो उनकी जो हेल्थ कंडीशन बेहतर होगी और उसकी जो इंटेलेक्चुअल माइंड की नंबर है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। पर ये कैसे ऑप्शनल कैटेगरी में आया, देखते हैं। कई सारे राज्य होंगे, कई सारे देश ऐसे होंगे, आपको पता होगा, जिनमें जो हॉस्पिटल है यानी कि जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप वहाँ डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री में नहीं ले सकते हैं। वहाँ डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए एक मिनिमम चार्ज हो सकता है। ऐसे कई सारे हैं। तो ये कहना चाहता है कि हर एक देश में हेल्थ सेक्टर एक जैसा नहीं है। पर अगर हमारे इंडिया में हेल्थ सेक्टर भी देखा जाएगा तो हेल्थ सेक्टर हर एक राज्य में एक जैसा नहीं है, यानी कि हर एक स्टेट जो इंडिया में है, जैसे कि बिहार हो या फिर उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर एक जगह एक जैसा नहीं है। तो हेल्थ कंडीशन अच्छा होना चाहिए, पर हेल्थ कंडीशन कैसे होगा ये तो हर एक देश की जो उसके व्यू है उसके हिसाब से अलग अलग है। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है कि किस तरह से हेल्थ कंडीशन कैसा होना चाहिए। तीसरा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए स्टेट डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री कंडीशन एंड ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। यानी कि एक देश की जो आर्थिक स्थिति है वो एक देश की उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इंडस्ट्री की कंडीशंस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ़ ए स्टेट फोकस ऑन दिस फैक्टर्स देन इट कैन ग्रो इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। अगर एक देश यानी कि एक राज्य इन चीज़ों पर, इन फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करेगा तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बेहतर हो सकता है। पर यहाँ देखने वाली चीज़ें, एग्रीकल्चर में अगर एक देश चाहे तो वो डिफाइन करेगा कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर है जिसके ऊपर उसको फोकस देना चाहिए। वो तो सारी एग्रीकल्चर को शायद फोकस में ना लाए। इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री होंगे जिनको ज़्यादा फोकस देने पर उसको ज़्यादा इनकी मतलब उस देश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और कॉमर्स, कौन कौन सी ट्रेड यानी कि कॉमर्स होंगे जिन पर फोकस करना चाहिए। ये तो हर एक देश की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है, इस वजह से ये ऑप्शनल कैटेगरी में आता है। जो चौथा है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट। अगर मान लो एक बात, अगर आपकी लिटरेचर, आपकी जो साइंस और आर्ट, इन्हें ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता है तो फिर भी आप तो जी सकते हैं। हो सकता है आप उतना बेहतर तरीके से ना जिए पर जी तो सकते हैं ना। द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कल्चर हेल्प्स टू डेवलप एंड बिल्ड ए नेशन यानी कि स्टेट। एक द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट यानी कि जो लिटरेचर, साइंस और आर्ट, इन चीज़ों की डेवलपमेंट करने से ये क्या करेगा, एक देश को अच्छी तरह से बनने में, एक देश को बेहतरीन तरीके से बनने में मदद कर सकता है। अगर हमारी आर्ट, साइंस और लिटरेचर बेहतर है तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी देश की एक नई पहचान बनेगी। दीज आर प्रोबेबली मोर यूजफुल फॉर मॉडर्न नेशंस, यानी कि जो मॉडर्न स्टेट है इनके लिए जो लिटरेचर, साइंस और आर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। एंड हैंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी फाउंड इन वेरियस नेशंस, यानी कि कई सारे देश ऐसे हैं जहां हमें ये मिलता है, वहां लिटरेचर, साइंस और आर्ट को डेवलप करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स की डेवलपमेंट करने से देश को कई तरह से बेनिफिट्स मिलता है, पर ये ऑप्शनल है, कैसे देखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एक नेशनल इंटरेस्ट यानी कि एक देश की जो उसकी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो द नेशन नीड्स टू इन्वेस्ट एंड डेवलप इट्स नेचुरल रिसोर्स। तो देश को अपनी जो नेचुरल रिसोर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को।
द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कैन बी मेड पॉसिबल बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एनवायरनमेंट की यानी कि जो हमारे जो परिवेश है, यानी कि हमारे चारों ओर की जो सिचुएशन है, अगर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा तो डेवलपमेंट हो सकता है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, अगर जंगल यानी कि जंगल को, फॉरेस्ट को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेंगे। डेवलपिंग फिशरीज, प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग सीज, अगर सी यानी कि जो समंदर है उसकी रक्षा करेंगे, अगर उसको डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, रिवर्स, मिनरल रिसोर्स, इन चीज़ों की अगर डेवलप हम करते जाएंगे, इन्हें सेफ्टी देते जाएंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़ सकता है। पर ये ऑप्शनल कैटेगरी में क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि मान लो अगर हम हमारे देश की बात अगर हम करेंगे, इंडिया की बात, तो इंडिया में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें कई सारे खनिज हैं, पर उन खनिज को यानी कि वो जो नेचुरल रिसोर्स वहाँ है उतना डेवलप नहीं किया गया है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो तो है पर लिमिटेड है और बहुत ही कम मात्रा में है, तो उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ताकि वो हमारे देश को एक नई पहचान दे पाए, क्योंकि वहाँ से उतना बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है। इस वजह से इसको ऑप्शनल कैटेगरी में रखा गया है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशंस किया है उसको आपने एंजॉय किया होगा और उससे आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरे कि आप जितना हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।